हेलो एस्पिरेंट्स, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ आरएम प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत मजे में भी होंगे। पार्लियामेंट कानून बनाता है। ये कानून कैसे बनते हैं? मान लो अगर कानून बन भी गया, क्या ये सबके लिए है? अगर कानून कोई कंट्रोवर्शियल निकला, उस दौरान में क्या किया जाएगा? इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा, यानी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग आज कवर करेंगे वो है पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉस। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं। उस दौरान में नहीं जिस दौरान में सरकार बन गई थी, उससे थोड़ा और पीछे। ब्रिटिशर्स थोड़ा सा और पीछे। छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी अलग अलग सरकारें बनती थी, अलग अलग सरपंच चुने जाते थे, उनमें अलग अलग कानून होते थे अलग अलग जातियों के लिए। जो अपर कास्ट रहती थी उनके लिए अलग कानून यानी कि अलग पनिशमेंट होती थी। वहीं पर ही जो लोअर कास्ट हमारी रहती थी यानी छोटी जात रहती थी, उनके लिए अलग कानून रहता था यानी अलग पनिशमेंट रहती थी। बाद में आए हमारे ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स एक कॉन्सेप्ट लेकर आए। वो कॉन्सेप्ट था हमारा रूल ऑफ लॉ, यानी किसका राज चलेगा? तो कानून का राज चलेगा। लोग थोड़े खुश हुए क्योंकि चीजें हल्की सी इवॉल्व हुई थी। लोग खुश हुए कि चलो आखिरकार हमको इक्वालिटी तो मिलेगी। लेकिन वो ब्रिटिशर्स थे, वो राज करने आए थे, किसी का परोपकार करने नहीं आए थे, वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट करने के लिए नहीं आए थे। और ये चीज दिखी थी हमको 1870 में, जहां पर पास हुआ था सेडिशन एक्ट। जहां पर पास हुआ था सेडिशन एक्ट। सेडिशन एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने साफ यह कह दिया था कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट कहता है या उनके अगेंस्ट कहता है तो उसको बहुत भारी पनिशमेंट दी जाएगी। लोग फिर उदास हो गए कि नहीं, कुछ चीज नहीं सुधार हुई है। अब ये जो कानून बन रहे थे, इंडियन लीडर्स ने सोचा, इंडियन सिटीजन्स ने सोचा, जो कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर्स थे, उन्होंने ये बात रखी, क्यों ना हम अपनी सरकार बनाएं और अपनी सरकार जो है उन ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करें कि हमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली में आने का मौका दिया जाए। अगर कोई भी बजट पेश हो रहा है, हमें उसमें पार्ट लेने दिया जाए, यानी उसमें डिसीजन मेकिंग का जो चांस है हमको दिया जाए। और अगर कोई भी कानून बन रहा है तो हम एटलीस्ट अपने लोगों के लिए खड़े तो हो सकते हैं। हम ये तो बता सकते हैं कि ये कानून फेयर है और ये कानून अनफेयर है। और ये सिचुएशन देखी गई थी 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये वाला जो प्रस्ताव है ये ब्रिटिशर्स के सामने रखा था। लेकिन ब्रिटिशर्स ये चीज चाह ही नहीं रहे थे। ब्रिटिशर्स ने साफ मना कर दिया, नहीं, कोई भी लीडर्स या कोई भी इंडियन सिटीजन को मौका नहीं दिया जाएगा कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर बजट के दौरान में बैठे। लेकिन प्रेशर सही तरीके से ब्रिटिशर्स पर डाला जा रहा था, और जब प्रेशर डलता है तो उसका रिजल्ट जरूर आता है। और वो रिजल्ट आया था 1909 में, जहां पे ब्रिटिशर्स ने इंडियन सिटीजन्स को और लीडर्स को यह मौका दिया कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजन्स को ऐसा लग रहा था कि हम जो भी मांग रहे हैं ये हमें पूरी चीज नहीं दे रहे हैं। अब टाइम आ गया, हमको पूरी आजादी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग होने लगी 1934 में। 1934 में MN रॉय ने सबसे पहली मांग रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की, यानी अब हमको अपनी खुद की असेंबली चाहिए जिससे कि हम अपना खुद का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। बहुत सारे मूवमेंट हुए, प्रेशर डाला गया ब्रिटिशर्स को, और बाद में ये खुशी वाला जो माहौल आया था, यह आया था 1947 में, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ और यह बोल दिया गया था, उससे पहले ही बोल दिया गया था 1946 में, यह बोल दिया गया था कि अब भारत अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकता है। उसमें जो भी लोग बैठेंगे, जो संविधान बनाएंगे, वो टोटली इंडियंस होंगे, ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस ब्रिटिशर्स तब जाएंगे 1950 में, जब भारत अपना संविधान लाके उनके सामने पेश कर देगा कि देखो हमने अपना संविधान बना दिया, अब आप जा सकते हैं यहां से। तभी तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाया जाता है, क्योंकि उस दौरान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू कर दिया गया था। और कब लागू करा गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, इस ऐतिहासिक दिन में।
और ये वाला जो ऐतिहासिक दिन है, इसका जो पीछे का रीजन है वो मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। तो इसलिए मैं बोलता हूं हर क्लासेस मेरी देखना, क्योंकि हर एक चीज मैंने छोटी छोटी करके लिंक कर रखी है। ये वाली चीज आके मत बोल देना कि सर ऐसे कैसे हो गया, सर ऐसे कैसे कर दिया आपने। ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, इंडियन सिटीजन जो कहीं ना कहीं उनके साथ अनफेयर हो रहा था, उनको ऐसा लगा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है, हमारे लीडर्स बैठे इसमें, हमारे विजनरीज बैठे हैं, वो हमारे लिए सोचेंगे। जहां पर उनको खुशी हुई थी कि आखिरकार अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये हमारे लिए इक्वालिटी, फ्रीडम और हमको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। और जो इन्होंने चीजें सोची थी वो बिल्कुल सच हुई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में। किसके उसमें? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के उसमें, जहां पर लोगों को अधिकार दिया गया कि आपका राज होगा, अब आपका राज होगा, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे वोटिंग के थ्रू। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है जो, आप उसको मत चुनो। और जो आपका रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा, जो आप रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे वोटिंग के आधार पर, वो सेंटर में बैठेगा लोकसभा में और राज्य में बैठेगा विधानसभा में, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। वो कानून बनाएगा आपके लिए, देश को डेवलप करने के लिए कानून बनाएगा। वो जो भी कानून की आपको जरूरत होगी, आपको नीड होगी, वो पार्लियामेंट, आपका रिप्रेजेंटेटिव कानून बनाएगा। ये थी असली डेमोक्रेसी की पावर। इसलिए फॉर्म हुई थी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। यानी वो जो एमपी वहां पे बैठा है या राज्य में एमएलए बैठा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। लोग क्या डिसाइड करेंगे? तो लोग डिसाइड करेंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव, यानी यही पावर है असली डेमोक्रेसी की। द पीपल इन अ डेमोक्रेसी आर द सिटीजंस एंड दे आर इंटरनल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल, जो लोग हैं, वो कुछ कैंडिडेट्स अपने इलेक्ट करेंगे, जो जाके वो लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे और लोगों की आवाज बनेंगे। लोग जाएंगे, अपना वोट देंगे, और वोट कौन देंगे? जो 18 साल की उम्र के हो गए हैं, यानी 18+ जिसकी एज है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। और जब वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलके, उसके बाद जितने भी सारे रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं, जो जीते हैं, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव चुन के पार्लियामेंट में बैठेंगे और वो कंट्रोल करेंगे और सरकार को कहीं ना कहीं गाइड भी करेंगे कि कैसे अब हम और इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। Parliament of India system has immense power as it is the representatives of people. पार्लियामेंट एक इंडिया का सिस्टम है जिसके पास इमेंस पावर है। इमेंस पावर क्यों? क्योंकि लोगों ने उस पर भरोसा रखा है कि आप सर कुछ भी कर सकते हो, आप संविधान में भी छेड़खानी कर सकते हो, हम ये सोचेंगे कि आप हमारे भले के लिए कर रहे हो, आप कानून ला सकते हो, लेकिन गलत फायदा नहीं उठना चाहिए। इसलिए पूरी इंडियन सिस्टम में पार्लियामेंट के पास पूरी इमेंस पावर दे दी गई है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो सरकार बनती है वहां पे, ठीक है, जो सरकार बनती है वहां पर सेंटर में लोकसभा बैठती है, और सरकार कितने टाइम के लिए बैठती है? तो 5 साल के लिए सरकार बैठती है। 5 साल बाद फिर से इलेक्शंस होंगे। अगर काम अच्छा किया गया है सरकार द्वारा तो वो फिर से चुने जाएंगे। अगर काम अच्छे तरीके से नहीं किया जाए तो जो हाथ जोड़ते हैं वो कृपया करके अब हाथ न जोड़ें पब्लिक के सामने, क्योंकि पब्लिक को सब पता है पब्लिक चुनेगी या नहीं चुनेगी, वोट तुम्हें देगी या वोट तुम्हें नहीं देगी। तो लोकसभा जो इलेक्ट होते हैं, जितने भी सारे रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी सारे एमपीज इलेक्ट होते हैं, वो 5 साल के लिए होते हैं। और जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं लोकसभा के, वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है जैसा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। लोग जाएंगे, वोट देंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। वो रिप्रेजेंटेटिव जो विधानसभा में बैठा है, सेम यही प्रोसीजर के थ्रू वो लोकसभा में बैठेगा, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, पार्लियामेंट के फंक्शंस। अब क्या रहता है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। अब क्या रहता है, अब देखो, ठीक है, अब देखो, दिन आया वोट देने का, वोटिंग डे, दिन आया वोटिंग डे का। अब ये मान लो कि जैसे ये कोई पर्टिकुलर एरिया,
ये पर्टिकुलर एरिया है, मान लो ये कोई पर्टिकुलर एरिया है। अब इस एरिया में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर एरिया को या इस पर्टिकुलर स्टेट को अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा, अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। अब जब इस अलग अलग भागों में बांटा जाएगा, अलग अलग भागों में बांटा जाएगा, तो यहां से आएगा MP1 जो इस एरिया में खड़ा होगा। और जो ये MP1 खड़ा हो रहा है, ये सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं है, यहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट है। कोई ये जो MP खड़ा हो रहा है ये कोई बीजेपी से होगा, जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो आप पार्टी से होगा, जो तीसरा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो समाजवादी पार्टी से होगा, जो चौथा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी से होगा। तो ऐसे कर कर हर एक एरिया को बांटा गया है और वहां पर उस रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा किया जाएगा अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, जो यहां पे टैग लगा होगा, जी कमल पे, जी ये साइकिल पर, जी ये हाथ पर। और ऐसे ही अलग अलग MP2 यहां पर, MP3, MP4, MP5, MP6, ऐसे ऐसे कर कर अलग अलग एरिया से अलग अलग MP को खड़ा किया जाएगा। लोग वोट देने जाएंगे। लोगों ने पसंद करा है भाई बीजेपी को, क्योंकि मोदी सरकार है, मोदी सरकार है, मेजॉरिटी में मोदी है। लोगों ने पसंद करा मोदी जी को, तो वोट दिए सबसे ज्यादा बीजेपी को। अब इस वाले एरिया से, अब मान लो इस वाले एरिया से कौन जीता है, बीजेपी जीता है। इस वाले एरिया से भी बीजेपी जीती है, इस वाले एरिया से भी बीजेपी जीती है। और इसमें जितने भी MP जीते हैं, यानी उतनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी, उतनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी। अब जो भी MP जीता है, जो भी MP जीता है, अब मान लो कि कितनी सीट्स हैं, 543 सीट्स हैं। 543 सीट्स हैं। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, पूरे भारत में चुने गए हैं रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग स्टेट से, वो सीधा जाएंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जाएंगे, वहां पर पूछा जाएगा उनसे कि भैया किसकी सरकार में मेजॉरिटी है, किसकी सरकार में क्या है, किसकी सरकार में मेजॉरिटी है। अब मेजॉरिटी वाली सरकार के पास जो रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, जितने MPs होने चाहिए, वो होने चाहिए इसका आधा, इसका आधा, यानी कितना बेटा, इतने MPs होने चाहिए या फिर इससे ज्यादा MPs होने चाहिए अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाना चाह रही है या फिर अपनी गवर्नमेंट बनाना चाह रही है। अब बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बना दी, ठीक है ना। अब बीजेपी ने 272 सीट लाकर बीजेपी ने अपनी सरकार बना दी। बीजेपी आ गई है मेजॉरिटी में, और जो इससे कम वोट मिले हैं, जो सेकंड पोजीशन पर आई है, जो सेकंड पोजीशन पर आई है, उसको बोलेंगे हम ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी। और जो ये ऑपोजिशन पार्टी है, ये कहीं ना कहीं उस सरकार के लिए, उस सरकार को कहीं ना कहीं अपोज करती है कि चीजें गलत ना करें, पॉलिसीज गलत ना लाएं, कानून गलत ना लाएं। इनसे ऑपोजिशन पार्टी, ज्यादातर जो मेजॉरिटी वाली पार्टी रहती है, इनसे क्वेश्चंस पूछती है हर एक कानून के ऊपर। कोई भी डिसीजन ले रहे हो, ऑपोजिशन पार्टी की ड्यूटी है कि वो उनसे क्वेश्चन पूछेगी, डिबेट करेगी, डिस्कशन करेगी। अब मान लो ऑपोजिशन पार्टी नहीं बन पाई, ऑपोजिशन पार्टी है ही नहीं। ऑपोजिशन पार्टी ये भी कर सकती है कि 2-3 पार्टी जो हैं उनके साथ हाथ मिला ले, लेकिन ऐसा मेजरली कहां देखा जाता है? ऐसा मेजरली देखा जाता है, फॉर एग्जांपल बीजेपी को चाहिए 272 सीट्स, लेकिन बीजेपी को जो सीट्स प्राप्त हुई हैं, जो सीट्स प्राप्त हुई हैं वो हुई हैं 215 सीट्स। अब बीजेपी ये सोच रही है कि मैं सरकार कैसे बनाऊं, बाकी की जो रिमेनिंग सीट्स हैं, 215 सीट्स मिली हैं, बाकी की जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो मैं कहां से लाऊं? यानी उसको तो MP चाहिए होंगे। फिर वो जाएगी दूसरी सरकार के पास और दूसरी सरकार से रिक्वेस्ट करेगी, आप मेरे साथ हाथ बना लो, आप हाथ बढ़ाओ और मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होंगे, आपको डिपार्टमेंट दे दूंगा, या कोई भी चीजें जो रहती हैं। जब दो पार्टीज मिलकर कोई मेजॉरिटी फॉर्म कर लेती हैं, या ऑपोजिशन जो ऑपोजिशन मेजॉरिटी है वो फॉर्म कर लेती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कोएलिशन गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट।
दो पॉलिटिकल पार्टीज साथ मिलकर आई हैं, दोनों ने हाथ मिलाए कि अब हम सरकार बनाएंगे, और जो दूसरी सरकार थी उसने अपने जो एमपीज हैं वो इसको दे दिए, बीजेपी पार्टी को। और कितने दे दिए, कितना होता है 272 माइनस 215। भाई थोड़ा सा देखना, मेरा मैथ का थोड़ा सा हाथ टाइट है गुरु। 5 6 7 8 9 10 11 12 7, चलो 57 जो हैं, 57 जो हैं ये एमपीज आए हैं दूसरी पार्टी से। और जैसी दूसरी पार्टी से आए हैं 57, टोटल 272 प्लस सीट्स इन्होंने ले लिए हैं, ठीक है, 272 सीट्स इन्होंने ले लिया और उसके बाद अपनी सरकार बना लिया। यानी अब रूल किसका होगा, तो रूल होगा बीजेपी का, ठीक है। तो रूल किसका होगा, तो रूल होगा बीजेपी का, ठीक है। तो अब देखो, अब उसके बाद जो ये बीजेपी हमारी सरकार है, जो ये बीजेपी सरकार है, ये हमारी जीत गई है। बीजेपी सरकार हमारी जीत गई है। एमपीज आ गए यहां पर, बैठ गए हैं भाई पार्लियामेंट में, अब बैठ गए हैं। हाँ जी बताओ भाई अब क्या करना है। जो ये बीजेपी जीतते हैं ना, जिन लोगों को हम लोग वोट देते हैं, जिन लोगों को हम लोग वोट देते हैं, वो जाके बैठते हैं लोकसभा में। और लोकसभा में किसकी सरकार बनी है, तो लोकसभा में बनी है बीजेपी की सरकार। फिर जो भी सब जीते हैं, जो भी सब जीते हैं, वो अपना एक लीडर चुनते हैं, वो अपना एक लीडर चुनते हैं। और वो लीडर कौन है, हमारा नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस लीडर को हम लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। अब जब भी हम लोग ये मान लो, जब भी कोई पॉलिसी अच्छी नहीं आई है, जब भी कोई पॉलिसी अच्छी नहीं आई है या फिर कोई कानून अच्छा नहीं आया, हम किसको गरियाते हैं, हम किसी डिपार्टमेंट को गरियाते हैं या फिर किसी मिनिस्ट्री को गरियाते हैं, हम गरियाते हैं मोदी को। क्योंकि सरकार किसकी है, मोदी की सरकार है। यानी कि हम उस मेजॉरिटी पार्टी को गरिया रहे हैं, उसके लीडर को गरिया रहे हैं, क्योंकि उसकी ड्यूटी है कि ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा ही हैज द ड्यूटी टू अनाउंस द पॉलिसीज। उसकी ड्यूटी है पॉलिसी अनाउंस करना, लोकसभा में खड़े होने। यानी जिम्मेदारी कौन ले रहा है उस पॉलिसी की, उस कानून की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, तो वो ले रहा है लीडर, यानी प्रधानमंत्री ले रहा है। तो हम किसको गरियाएंगे, हम गरियाएंगे प्रधानमंत्री जी। कानून अच्छा नहीं लगा है, कानून को साइड में रख दीजिए, हमें कानून की जरूरत है तो वो कानून लाइए। जैसे ह्यूमन सक्सेशन एक्ट हो गया, कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया था, सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, सॉरी ह्यूमन नहीं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जिसके तहत औरतों को भी अधिकार दिया गया था कि प्रॉपर्टी का हिस्सा अब सिर्फ आदमियों के पास नहीं जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आदमी और औरतों के बीच में। जहां पर वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस का जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही थी, उसके बाद आया था प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस 2005, जो इफेक्ट में आया था 2006 में इफेक्ट में आया था। लेकिन ये जो कानून बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम ही तो उनको बता रहे हैं ना कि कानून बनाओ, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें पॉल्यूशन से प्रॉब्लम हो रही है, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए। वुमेन्स को दिक्कत हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वर्बली उनको गालियां दी जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है, इकोनॉमिकली उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो उनके लिए कानून बनाए जाए। तो ये जो भी कानून बनते हैं ये हमारे लिए होते हैं और कहीं ना कहीं हम उन्हें बताते हैं कि ये कानून बना हुआ। अब ये कानून कैसे बनता है, क्योंकि सरकार तो हमने बना दिया, ऑपोजिशन पार्टी खड़ी कर दी, कोलिशन गवर्नमेंट खड़ी कर दिया और मेजॉरिटी में प्रधानमंत्री को भी लाके हमने खड़ा कर दिया। उससे पहले बस एक छोटी सी चीज, पार्लियामेंट जो रहता है वो 3 भागों में बटा है। पार्लियामेंट जो है वो 3 भागों में बटा है, देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 इसलिए हैं कि जब भी कोई कानून लाया जाएगा वो इन तीनों के पास जाना चाहिए। अब देखते हैं कैसे। अब थोड़ी सी हम लोग थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, थ्योरी भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म, पार्लियामेंट कौन कौन सी फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहली क्या करता है, पहली सरकार बनाता है, उसके बाद
उस सरकार को कहीं ना कहीं मतलब कि किस तरीके से गाइड करना है, किस तरीके के इन्फॉर्म करना है, दूसरी सरकार को इन्फॉर्म करना है, पब्लिक तक ये न्यूज़ आनी चाहिए, उन सब के बारे में। और तीसरा काम जो करता है पार्लियामेंट, लॉ बनाने का काम करता है। ठीक है, पार्लियामेंट के तीन चीजें। पार्लियामेंट जो कंसिस्ट करता है वो राज्यसभा, लोकसभा और देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 243 जो सीट्स हैं, ये अब ये हटा दिया गया, तो इसको कृपया करके हटा देना। ठीक है, 343 जो सीट्स हैं वो लोकसभा के लिए होती हैं, यानी हर एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आएगा और इन सारी सीट्स पर बैठेगा, और जो सबसे ज्यादा सीट्स लेगा वो मेजॉरिटी बनाएगा, उसकी सरकार बनेगी, वही पॉलिसीज लाएगा। ठीक है ना, पॉलिसीज दूसरे भी ले आते हैं प्राइवेट मेंबर, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी बनानी है तो आधी सीट्स तो उसको चाहिए रहेंगी, यानी 272 मेंबर्स उसको चाहिए रहेंगे जो इलेक्ट होकर आएंगे एज एन एमपी। दी ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन रहती है, ठीक है ना, वो मेजॉरिटी पार्टी को या फिर कोएलिशन जो सरकार कोएलिशन के थ्रू बनी है यानी हाथ मिला के बनी है, उसे अपोज करती है ये ऑपोजिशन पार्टी। जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी। राज्यसभा, देखो लोकसभा में हमने हमारे एमपी चुन के बिठा दिए, राज्यसभा में कैसे आते हैं? राज्यसभा में आते हैं विधानसभा से चुनकर, यानी लोकसभा में जो आएंगे चुन के वो डायरेक्ट वोट के थ्रू आएंगे, लेकिन जहां पे राज्यसभा रहता है उनकी जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। उनके जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस कैसे होते हैं? वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, यानी उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है। हमने वोटिंग आई, एक दिन और वोट देने गए, अब लेकिन किसको चुन रहे हैं हम लोग चुन रहे हैं अपने राज्य के विधानसभा के लिए, जिनको बोला जाता है विधायक यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उनको चुनने के लिए आप लोग वोट देने चले गए। अब जब वोट देने गए तो सेम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव चुन के गए, किसी ने सरकार बनाई, मेजॉरिटी फॉर्म करी, जो लीडर है वो सीएम बना। अभी उतना मत जाना, बस स्टोरी की तरह सुनना, रटना नहीं किसी चीज को, ठीक है। सीएम चुना। अब जितने भी हर एक राज्य हैं उसमें से कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो जाएंगे चुन के, वो जाएंगे राज्यसभा में। वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे राज्यसभा में, जिससे कि अगर कोई कानून पास हो रहा है तो हर एक राज्य द्वारा भी वो पास किया जाएगा। इसलिए राज्य ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बिठा दिए हैं राज्यसभा में और लोकसभा में बिठा दिए हैं हमने। यानी अगर कोई कानून पास होगा तो उसकी जिम्मेदारी, और जो चाहेंगे कि यह प्रोसेस होना चाहिए और पूरे भारत के द्वारा पास होना चाहिए, तो वो पास हो रहा है हर एक राज्य के राज्यसभा से, और हर इंसान ने जो लोकसभा में बिठाया एज एन एमपी, उनके थ्रू कानून तो बनेगा रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, क्योंकि हमने वो डिसीजन मेकिंग की पावर उनके हाथ में दी है, और उनका चुनना या ना चुनना वो हमारे हाथ में। ठीक है। अब जो भी बिल पास होगा वो राज्यसभा से भी होकर गुजरेगा, तभी कोई भी पर्टिकुलर बिल या फिर जो भी पर्टिकुलर कानून है वो पास किया जाएगा। ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं हमारे राज्यसभा के, वो इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टेड मेंबर से, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे एमएलए बैठे हैं, वो इलेक्टेड ही तो हैं, क्योंकि उनको हमने इलेक्ट करा है। अब उन इलेक्टेड मेंबर्स में से जो इलेक्टेड मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से, उनमें से लोग चुने जाएंगे, और वो जो चुनिंदा लोग हैं वो जाएंगे और सीधा राज्यसभा में अपनी सीट ग्रहण कर लेंगे। राज्यसभा में जो सीट्स होती हैं 233 सीट्स हैं जो इलेक्ट होकर आए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आए, और 12 मेंबर्स जो रहते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। और ये जो 12 मेंबर्स रहते हैं, ये 12 मेंबर्स कौन होते हैं कि कहीं ना कहीं उनका योगदान जो रहा है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है।
जैसे उन्होंने क्या क्या काम करा होगा भाई आर्ट में, ठीक है ना, कभी आर्ट में, फिल्म इंडस्ट्री में, किसी कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, कोई बुक ऐसी लिखी है जहां पर उन्होंने भारत का नाम रोशन करा है, तो देश का राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, रेखा जी, ये जितने भी सारे हैं ये नॉमिनेट होकर ही तो आए राष्ट्रपति द्वारा, और ये सीधा राज्यसभा में जाके बैठते हैं। लोकसभा में अब कोई नॉमिनेट नहीं होता, लोकसभा में अब कोई नॉमिनेट नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति पहले लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेट करता था, लेकिन कहीं ना कहीं यह अनफेयर किया जा रहा था लोगों के साथ, क्योंकि लोगों का हक छीना जा रहा था, लोगों से यह बोला जा रहा था, मतलब कि उनको इनडायरेक्टली यह बताया जा रहा था कि नाउ कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी थोड़ी सी शेकी हो रही है, थोड़ी सी तो अनस्टेबल हो रही डेमोक्रेसी। तो एमपीज ने भी बोल दिया था कि लोगों का अधिकार है, लोगों का रूल है, तो हमारा कोई रूल नहीं है कि हम अपने संविधान में ये चीज लिखें कि 2 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे लोकसभा में। लोकसभा में जो भी मेंबर्स इलेक्ट होकर आ रहे हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर आ रहे हैं, वो लोगों के थ्रू आएंगे। हम ये पावर लोगों के पास ही रखना चाह रहे हैं। तो जो 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा पहले, वो बाद में हटा दिए गए थे, ठीक है, वो बाद में हटा दिए गए थे। अब थोड़े से हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि लोकसभा, ठीक है, कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। लोकसभा जो है डायरेक्टली इलेक्ट होकर आती है, यानी हम वोट करते हैं, डायरेक्ट वोट करते हैं हम लोग, डायरेक्ट इलेक्ट होकर आती है। और राज्यसभा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर आती है, यानी कहां से आती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कुछ जो एमएलए हैं, वो इलेक्ट होकर आते हैं और राज्यसभा में आके बैठते हैं। नॉर्मली जो लोकसभा का टाइम पीरियड रहता है वो 5 साल होता है। वो कितना होता है, वो 5 साल होता है। लेकिन राज्यसभा जो रहता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है, वो बोला तो जाता है 6 साल, लेकिन 5 साल में जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है, यानी अब फिर से वोट होगा। लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए, लोकसभा उस दौरान में नहीं रही, तो राज्यसभा तो होनी चाहिए, एटलीस्ट एक हाउस तो होना चाहिए ना पार्लियामेंट में, एक हाउस तो पार्लियामेंट में रहना चाहिए। तो ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। अगर कभी डिसॉल्व नहीं होती तो सर इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं? यहां पे लोग क्या फिर सालों साल बैठे रहते हैं अगर एक बार इलेक्ट हो गए? तो नहीं। 1/3 लोग, 1/3 लोग जो हैं वो रिटायर होते हैं, हर 2 साल में। हर 2 साल बाद 1/3 लोग, पूरी सीट्स का 1/3 टोटल सीट्स, 1/3 ऑफ टोटल सीट्स जो हैं वो जो मेंबर्स हैं, 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं हर 2 साल में। हर 2 साल में वो क्या होते हैं, हर 2 साल में वो रिटायर होते हैं, और उनकी जगह फिर नया रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आएगा। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव रिटायर हो गया, यानी उसको अब सीट से हटा दिया गया है, उसके पास मौका रहता है कि वो फिर से आकर उस सीट पर आके बैठ सकता है, यानी कि फिर से इलेक्ट होकर, स्टेट के द्वारा इलेक्ट होकर वो वहां पर अपनी सीट वापस से ग्रहण कर सकता है, यानी सीट ले सकता है। यहां पर ऐसे नहीं कि एक बार रिटायर हो गया तो चलो भाई अब तुम जाओ, अब कोई दूसरा आएगा, कोई अब तीसरा आएगा, नहीं, उसके पास मौका रहता है। तो जो राज्यसभा है वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन लोकसभा जो रहती है वो हर 5 साल में डिसॉल्व हो गया। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 552 है, 550, इसको करेक्ट कर लेना, 550 है हमारी लोकसभा की और 250 है हमारी किसकी, राज्यसभा की। मनी बिल, अभी उतना डीप मत घुसना कि सर मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या रहता है, वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा। बस थोड़ा सा एक बेस बना लेना कि एक मनी बिल होता है। मैंने आपको बताया कोई भी बिल अगर पास होगा तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास किया जाएगा, यानी पावर तो बराबर है। लेकिन कुछ बिल ऐसे हैं जहां पर लोकसभा की पावर थोड़ी ज्यादा होती है, और एक्सेप्शन कौन सा है, और वो बिल कौन सा है, तो वो बिल है मनी बिल। मनी बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। बाकी कोई और अदर बिल हो, ओरिजिनल बिल हो कोई भी, वो राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है और वो लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जाएगा, क्योंकि पैसों का लेन देन है, बजट का लेन देन है। तो बजट पेश तो लोकसभा में ही होगा पहले। पैसों का लेन देन, जो मिनिस्ट्रीज बैठी हैं जिनको हमने इलेक्ट करा है, प्रधानमंत्री जो बैठे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर जो चुनता है वो चुनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जैसे
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, जिसके लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। और ये सारे लोग कहां बैठते हैं? सारे लोग लोकसभा में बैठते हैं। तो मनी बिल क्या है? पैसों का ट्रांजैक्शन। अगर पैसों का ट्रांजैक्शन है मनी बिल का, तो लोकसभा हैज द पावर दैट दिस बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। और इसलिए लोकसभा की इस बिल में थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है और राज्यसभा की पावर थोड़ी कम होती है। बाकी का डिस्कशन हम आगे आगे धीरे धीरे करते रहेंगे इस बिल के बारे में। लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है राज्यसभा से, और राज्यसभा थोड़ा सा कम पावरफुल होता है किससे? लोकसभा से। वो सारे एस्पेक्ट्स हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये ना क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। सर कैसे, सर कैसे? अगर मैं बताने चाहूं तो भाई मैं पूरी पॉलिटी आज की क्लास में खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं, आराम आराम से चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। पार्लियामेंट, अब ये मान लो पार्लियामेंट फंक्शन हुआ भाई। पार्लियामेंट क्या हुआ? पार्लियामेंट अब फंक्शन हुआ, पार्लियामेंट अब बैठ गया। पार्लियामेंट जैसे ही बैठा है, पार्लियामेंट जैसे ही बैठा है, तो जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होगा, वो सेशन स्टार्टिंग में एक होता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर से आप समझ गए होंगे कि सर प्रश्न पूछे जाएंगे क्या इसमें? इसमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे? तो बिल्कुल सही समझो, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले सेशन में क्या पूछे जाएंगे? पहले सेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा चलो आपको आउट ऑफ जोन बता देता हूं। अगर क्वेश्चंस की बात आ ही गई है, अगर क्वेश्चंस की बात आ ही गई है, तो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं सेशन के दौरान में, वो 4 तरीके के होते हैं। 4 तरीके के कौन कौन से होते हैं? पहला आता है हमारा स्टैरिट क्वेश्चन, दूसरा आता है हमारा अनस्टैरिट क्वेश्चन, तीसरा आता है हमारा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, और जो चौथा आता है वो आता है हमारा प्राइवेट मेंबर। अब सुनो एक एक करके, ठीक है ना। अब सुनना है एक एक करके। जो हमारा स्टैरिट क्वेश्चन रहता है, स्टैट क्वेश्चन जो रहता है हमारा, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। इनका जो फंक्शन है, ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को जैसे पेश किया जाता है वो अलग अलग है। जो स्टैरिट क्वेश्चन है ये आता है इसमें ओरल। ओरल का मतलब क्या? अब मैंने ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना, अब तुम देखना और सुनना ध्यान से। स्टेट क्वेश्चन का मतलब होता है कोई भी एक एमपी खड़ा हुआ, कोई भी एक एमपी खड़ा हुआ और सामने मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछने लग गया। ये कोई भी एक एमपी खड़ा हुआ और ये दूसरे वाले मिनिस्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछने लग गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछने लग गया। अब जो ये क्वेश्चन पूछेगा, अब जो भी ये क्वेश्चन पूछेगा, ये याद रखना कि इसको जवाब जो देना पड़ेगा आमने सामने देना पड़ेगा, यानी ओरली जवाब देना पड़ेगा इसको। और इसमें मैंने कोई क्वेश्चन पूछा कि सर एक पॉलिसी आपने निकाली थी विमेन के लिए, आपने एक पॉलिसी निकाली थी सर, वो पॉलिसी इतनी कुछ खास नहीं थी। अरे क्यों खास नहीं थी? क्यों खास नहीं थी भाई पॉलिसी? उस पॉलिसी में हम उनको न्यूट्रिशन लेवल दे रहे थे, उन पॉलिसी में हम लोग उनको मैटरनिटी रिलीफ दे रहे थे, उन पॉलिसी में हम उनको रिजर्वेशन दे रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर रहेगा वो जवाबदेही बनेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट किसके पास है? तो वो मिनिस्टर के पास डिपार्टमेंट है। अब ये मिनिस्टर कौन सा है? ये मिनिस्टर उस मेजॉरिटी पार्टी से है जिसने सरकार बनाई है, और सरकार की ड्यूटी है कि वो पेश करेगी कानून, वो अपने बिहाफ पे कानून लाएगी। इसलिए दूसरा वाला एमपी उससे क्वेश्चन पूछता है कि सर आपने वो बजट के दौरान में कुछ पैसे लिए तो उस पैसों का क्या हुआ? तो ये जो मिनिस्टर है ये जवाबदेही होगा, और वापस से रिवर्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार क्वेश्चन पूछा, जवाब मिला, फिर क्वेश्चन पूछा, फिर जवाब मिला, फिर क्वेश्चन पूछा, फिर जवाब मिला। इसमें कितनी बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन सीन अटकता है अनस्टेरिट क्वेश्चन में, जहां पर जो आंसर देना पड़ता है, आंसर जो देना पड़ता है वो रिटन फॉर्म में देना पड़ता है। इसमें जो आंसर देना पड़ता है वो रिटन फॉर्म में देना पड़ता है। कोई भी एक एमपी एक प्रस्ताव निकालेगा, ठीक है ना, एक प्रस्ताव देगा कि सर ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है ना। उसमें सब लिखा रहता है कि एक एमपी इस वाली मिनिस्ट्री से, इस वाली मिनिस्ट्री के इस वाले डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ये जो पॉलिसीज लाए थे इसका क्या हुआ, ये पॉलिसी में कहां तक डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री होगी, जो मिनिस्टर होगा, जिसके पास वो डिपार्टमेंट होगा, वो रिटेन फॉर्म में उसको रिप्लाई देगा कि ये वाली पॉलिसी थी, इस पॉलिसी में हमने उन
जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको रिजर्वेशंस दिए, उनको एजुकेशन में हमने रिजर्वेशंस दिए, उनको फाइनेंशियल हेल्प उनको प्रोवाइड करी है, वो सारी जाएगी रिटन फॉर्म में। लेकिन सर क्या इसमें फिर रिवर्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो नहीं, इसमें बस एक ही बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, वन क्वेश्चन एट अ टाइम, बस एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछना है, फिर से लिख कर दो। इसमें एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में होता है कि 10 दिन का 10 डेज का शॉर्ट नोटिस देना पड़ेगा आपको, शॉर्ट नोटिस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 10 दिन का पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर वो चीज होनी चाहिए, किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर वो चीज है, तो शॉर्ट नोटिस में कि 10 दिन के अंदर एक रख दे कि सर उस दिन तैयार होकर आना, उस दिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना, और उस दिन में वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो रिप्लाई देंगे। प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है कोई भी प्राइवेट मेंबर जो है, कोई भी प्राइवेट मेंबर जो है उसको, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई तुम प्राइवेट मेंबर एक बिल लाए थे अपना और हमने चलो पास भी करवा दिया, उस बिल का क्या रहा, उस बिल का स्टेटस क्या है, तो आप कृपया करके हमको बताएं। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पूछे जाते हैं, और ये जो मेनली रहते हैं ये मिनिस्टर से पूछे जाते हैं या फिर किसी एमपी से पूछे जाते हैं, और एक जो चौथा रहता है ये प्राइवेट मेंबर से पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस ये हो गए, क्वेश्चंस बाय आस्किंग द, ठीक है, क्वेश्चंस ये हमारे हो गए। देखो, गवर्नमेंट ऑल्सो कम्स टू द ओपिनियन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन ऑल मैटर डीलिंग विद द फाइनेंसेस, अप्रूवल इज क्रूशियल। अगर कोई भी चीजें फाइनेंस से, अगर पार्लियामेंट में कुछ चीज भी पास होना है, सरकारी खजाने से अगर पास होना है, मतलब सरकारी खजाने से अगर कुछ पैसा निकालना भी है, तो पार्लियामेंट की यानी सरकार की अप्रूवल तो भाई लेनी पड़ेगी, ठीक है। लॉ मेकिंग, अब आ गया भैया, सर आपने सब बता दिया, आपने बता दिया पार्लियामेंट में 3 टाइप कंसिस्ट करते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की आपने पावर भी बता दी, लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है और राज्यसभा का कैसे इलेक्शन होता है आपने वो भी बता दिया, बन गया सारा प्लेटफॉर्म। आपने क्वेश्चंस भी बता दिए सर कि क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं, पहली जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा एमपी घुसेगा तुरंत ही उसको कॉलर पकड़ लिया जाएगा, नहीं कॉलर तो नहीं पकड़ा जाएगा, तो सर क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले सेशन को बोलते हैं क्वेश्चन, ये भी बता दिया। सर अब इंट्रोड्यूस करवा दो बिल, तो भाई मैंने बिल इंट्रोड्यूस करवा दिया, कोई भी एमपी एक बिल लेकर आएगा, कोई भी एमपी एक बिल लेकर आएगा, एक बिल इंट्रोड्यूस करेगा, हमारा कहां पर, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करे या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करे, लेकिन अगर बिल मनी बिल है तो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लेते हैं नॉर्मल बिल, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो, किसी ना किसी हाउस में तो इंट्रोड्यूस होगा। उस दौरान में जैसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, उसके बाद आता है डिस्कशन स्टेट, दूसरा आएगा डिस्कशन किया जाएगा, डिबेट्स की जाएंगी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या इसमें फायदा है, क्या इसमें गलत है, इतना पैसा ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, इसमें से कम पैसा लो, वो टाइप की डिबेट्स होंगी, वो टाइप के डिस्कशंस होंगे। तीसरा स्टेट होता है वोटिंग स्टेट। अब कोई भी कानून लाया गया, अब भैया अब हमको यह बता दो कौन कौन इस बिल लाने से सहमत है। अब जिसने सहमति दिखा दी, किसी ने अगर सहमति दिखा दी, अब सहमति यानी कि मैक्सिमम वोट चाहिए होंगे समर्थन के लिए, अब मैक्सिमम वोट किसके पास होंगे, जो पार्टी मेजॉरिटी में है। अब जो पार्टी मेजॉरिटी में है उसके सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट होंगे, तो कोई भी कानून लाने के लिए उसके सबसे हाई चांसेस होंगे। अब मान लो कि भैया मेजॉरिटी नहीं दिखा पाई, वोट्स मिल ही नहीं पाए, तो यानी उस वाली सरकार में कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं उसके एमपी उसके साथ नहीं खड़े। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो ये मान लो सरकार जो है अब ढहने वाली है, सरकार डिसॉल्व होने वाली है। दूसरी जो पार्टी है ना, ऑपोजिशन पार्टी, वो कहीं ना कहीं एक बिल पेश कर देगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला। तो एक छोटा सा मैं आपको ग्लिम्पिस दे रहा हूं, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर देगी, सर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करके दिखा दो हमें। तो अगर रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी अगर मेजॉरिटी अपनी पेश नहीं कर पाई, तो यह समझ लेना सरकार ढह गई, फिर से इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो इसलिए कोई भी कानून जो है उसका पास होना बहुत जरूरी होता है। किसके लिए जरूरी होगा, तो जो सरकार मेजॉरिटी में बैठी है, जो रूल कर रही है सरकार, उसका, ठीक है ना। वोटिंग स्टेज होगी तो मेजॉरिटी से
मेजॉरिटी से बिल पास हो गया, बिल सीधा जाएगा दूसरे हाउस में। अब ये मान लो कि भैया लोकसभा में बिल पास हुआ है, सीधा बिल कहां जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिल दोनों हाउसेस से जाना चाहिए। राज्यसभा में भी पहले दिन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दूसरे टाइम पे फिर डिस्कस किया जाएगा, फिर वोट किया जाएगा, और फिर ये बिल जो भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट ने किसी भी बिल पर अगर साइन कर दिए तो वो बिल हो जाता है हमारा क्या, एक्ट। क्या कर दिए इस पे अगर सिग्नेचर कर दिए तो बिल बन जाता है वो एक्ट, और बाद में वो पूरे देश में लागू कर दिया जाता है, इस समर्थन के साथ कि पूरा राज्य स्वीकार करता है इस पर्टिकुलर बिल को, लोग स्वीकार करते हैं इस बिल को, और पार्लियामेंट स्वीकार करते हैं इस बिल को, क्योंकि राष्ट्रपति जो पहला सिटीजन है उसने भी साइन कर दिए हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिल। तो जो बिल रहते हैं हमारे 4 टाइप के रहते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल, पैसों का लेन देन, एक होता है फाइनेंस बिल, लेकिन अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप ये देख लो। एक होता है अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट यानी संविधान में कुछ भी अगर संशोधन करना पड़ता है, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज अगर अमेंड करनी पड़ती है तो एक बिल अराइज होता है। ठीक है, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग, जैसे बोला गया है कि किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में ये दे रखा है कि कोई भी इंसान डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड। इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन तो पार्लियामेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी हर एक कास्ट से जो लोग खड़ा होना चाह रहे हैं, जो इंसान खड़ा होना चाह रहा है और वो चुन भी लिया गया तो वो जाके बैठेगा, चाहे वो दलित ही क्यों ना हो, चाहे वो विमेन ही क्यों ना हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से क्यों ना हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब से क्यों ना हो, चाहे वो कोई विमेन ही क्यों ना हो। और मेनली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और विमेन के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनके लिए सीट रिजर्व्ड भी होती है हमारी पार्लियामेंट में। ठीक है, हमारी सीट रिजर्व्ड होती है पार्लियामेंट में। तो ये थे हमारे पर्टिकुलर 4 तरीके के बिल जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये मान लो कोई भी बिल सर अराइज हो गया, सर अगर कंट्रोवर्सी में आ गया, उसके ऊपर अगर बहस होने लग गई, सर फिर क्या किया जाएगा। इस बिल के बारे में पता है, ये साल पता है क्या हुआ था इस दौरान में। फार्म बिल आया था, फार्मर्स रोड पर आ गए थे, गाजीपुर में प्रोटेस्ट करी थी उन्होंने, ट्रैक्टर्स लेके पूरा हाईवे जाम कर दिया था, और बाद में जब उनकी रैली हुई थी तो वो रेड फोर्ट पर जाकर थोड़े से उत्पादी हो गए थे, और सरकार ने वो जो बिल है वो वापस ले लिया था। यानी फार्म लॉ जो आया था हमारा फार्म लॉ आया था वो बाद में वापस ले लिया था, क्योंकि लोगों की सहमति नहीं थी। लोगों ने प्रेशर बनाया सरकार के पास, किसके थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू, मीडिया के थ्रू उनके ऊपर प्रेशर बनाया, इसलिए सरकार को वो बिल लेना पड़ा। जहां पर कोई भी बिल जो है सहमति नहीं दिखा रहा है, मतलब कि कोई भी सिटीजन अगर सहमति नहीं दिखा रहा है या एक पर्टिकुलर कास्ट सहमति नहीं दिखा रही है, हो सकता है यार कोई भी पर्टिकुलर बिल है वो किसी भी सेक्शन के लिए, यानी सोसाइटी के किसी भी पर्टिकुलर कास्ट के लिए बेनिफिशियल हो, अमीरों के लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अनफेयर शो कर रहा है गरीबों के लिए, लोअर कास्ट के लिए। उस दौरान में क्या होगा, तो उस दौरान में जो लोअर कास्ट वाले वो अपनी आवाज रेस करेंगे कि ये इंसान थे, ये रिप्रेजेंटेटिव हमने चुने थे, आप हमारे खिलाफ क्यों नहीं खड़े, आप हमारे लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हो, आप हमारा समर्थन क्यों नहीं दिखा रहे हो, आपने ये बिल को पास कैसे करने दिया। इसमें तो कहीं ना कहीं जो सरकार है अपना फायदा उठा रही है, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को फायदा दे रही है, संविधान में आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप सीधा जा सकते हो। अगर कोई भी ऐसा आता है कि जहां पर पार्लियामेंट ने संशोधन कर दिया, कोई भी ऐसा बिल लिया है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, या कोई भी कानून बेकार है, कोई भी कानून सही नहीं है, तो जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन सीधे जाते हैं कहां पर, जुडिशरी के पास। जुडिशरी यानी इसकी सुप्रीम कोर्ट या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाते हैं।
लेकिन अगर सरकार के खिलाफ लड़ना है तो बेटा सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट सीधा चले जाओ, कोई हाई कोर्ट और कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। अगर कोई भी बिल कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक अनफेयर है, अनजस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, यानी उस कानून को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। क्योंकि रियल पावर जो रहती है वो लोगों के हाथ में रहती है। रियल जो डेमोक्रेसी है उसमें किसका रूल होगा? उसमें रूल होगा आप लोगों का, यानी इंडियन सिटीजन्स का रूल होगा। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं तक ही रहता है, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं तक रहता है। आई होप आप पार्लियामेंट के अंदर एंटर कर गए होंगे। आई होप मैंने छोटी छोटी ग्लिम्पिस आपको दे दिए हैं, एंड आई होप कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि बिल कैसे पास होता है। लेकिन इस बिल के अंदर बहुत सारा खुफिया चीजें छिपी हुई हैं जो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। जुडिशरी पे मैंने टॉपिक छोड़ा है, तो अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा चैप्टर 4 वो रहेगा हमारा जुडिशरी। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में जरूर डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। कोई भी अगर दिक्कत भी है आपको, तो वो दिक्कत, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी बाय, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी बाय विकास नागर, ठीक है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर अगर कोई भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो फिर मैं साफ लिख देता हूं थोड़ा सा ना, एक सेकंड, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी बाय विकास नगर, पॉलिटी बाय विकास नगर। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आई होप आपको चीजें जो हैं समझ में आई होगी और बेसिक से आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे जाके धीरे धीरे थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, मजा आने वाला है यार क्लास में, ठीक है ना। जब ऐसे धीरे धीरे हम चलते हैं ना, ओ ये बिल, ओ अच्छा वो वाला जो बताया था इसका मतलब ये था, तो वो सारी चीजें छिपी रहेंगी, एकदम थोड़ी बता दूंगा गुरु, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो कृपया करके मुस्कुराते रहिए, चीजें धीरे धीरे करके कवर करते रहिए, हल्का हल्का टाइम पढ़ते रहिए, जिससे कि आपके ऊपर प्रेशर ना आए। बाकी तो हम आपके लिए खड़े हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।